हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में और कुछ सवाल किए थे। आज अगली सांद्रता जो है वो है पीपीएम। पीपीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है और इसके न्यूमेरिकल जो सवाल हो किस प्रकार के होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, शॉर्ट में इसको पीपीएम कहते हैं हम। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, वहाँ पर जो सांद्रता ज्ञात करते हैं वो पीपीएम में हम ज्ञात करते हैं। जैसे 1 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 लीटर पानी में यदि हम घोलें और उसकी सांद्रता यदि हमें ज्ञात करना है तो उसे हम पीपीएम में ज्ञात करते हैं, क्योंकि विलय की मात्रा बहुत कम है और विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन अवयव के भागों की संख्या, अवयव यहाँ पर विलय और कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶। आगे इसमें आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि पीपीएम को हम W/W, द्रव्यमान, आयतन और द्रव्यमान आयतन में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तीनों इकाइयों में इसकी सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। एक उदाहरण दिया गया है कि 1 लीटर समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 6 × 10⁻³ ग्राम घुली होती है। तो जब बहुत कम मात्रा में विलय घुला हो तब हम पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ ग्राम समुद्री जल से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसी को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। जल अथवा वायुमंडल में जो प्रदूषकों की सांद्रता है उसको भी प्रायः पीपीएम में हम ज्ञात करते हैं। यह माइक्रोग्राम प्रति एमएल अथवा पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। तो सामान्यतः यह जो प्रदूषण करने वाले कारक होते हैं उनकी जो सांद्रता ज्ञात करते हैं हम, उसे हम पीपीएम में ज्ञात करते हैं। इसके अलावा समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वायुमंडल में कौन कौन से प्रदूषक उपस्थित है, कितनी मात्रा में उपस्थित है, उनकी मात्रा को हम पीपीएम में ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सांद्रता ज्ञात करने की जो अगली विधि है वो है मोल अंश। मोल अंश का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ एक से अधिक विलय उपस्थित हो, तो उनके लिए हम मोल अंश का उपयोग करते हैं। इसे x के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल X के द्वारा, और इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं। मोल अंश इसी को हम मोल प्रभाज और मोल अंश कहते हैं। मोल भिन्न भी इसे ही कहा जाता है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव का अर्थ यहाँ पर विलय या विलायक, और बटे में आपको रखना है सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या और डिवाइड करना है तो मोल अंश हमको मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें एक विलय और एक विलायक होता है। तो A तथा B इसमें अवयव उपस्थित है। इसके लिए मोलों की संख्या क्या मानी गई है, स्मॉल na, क्योंकि मोल को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं और B के लिए nb के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो अवयव A है उसके लिए किस प्रकार फॉर्मूला लिखेंगे मोल अंश के लिए, तो 1 से लिखेंगे, उसके चरणों में कैपिटल A बराबर Na बटे Na प्लस Nb। तो ये टोटल है जो यहाँ पर दिया गया है, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, और ऊपर विलय या विलायक जिसका भी हमें मोल अंश ज्ञात करना है, डिवाइड करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के बाद हम और भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं। जैसे एक I अवयव है तो उसके लिए हम Ni लिखेंगे और टोटल जितने भी उसमें अवयव है उसका भाग देकर हम मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसमें हमको मोल ज्ञात करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में मोल लिखा हुआ है। यदि प्रश्न में सीधा मोल दिया गया है तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा हमको फिर मोल ज्ञात करने होंगे। आगे आप देखिए, मोल अंश इकाई
विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है। भौतिक गुण कैसे, तो आप देख सकते हैं विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में इसका उपयोगी, और इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से जो उपयोग करते हैं वहाँ पर जहाँ पर एक से अधिक किसी विलयन में घटक उपस्थित हो, मान लो ए बी सी डी इस प्रकार के अवयव उपस्थित हो और उनके वाष्प दाब की गणना करनी है, तो हम मोल अंश के द्वारा ही गणना करते हैं। इसके अलावा गैसीय मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक गैसों का एक मिश्रण है, उसमें उपस्थित गैसों की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, तब भी हम मोल अंश का उपयोग ही करते हैं। इसके जो सवाल होते हैं उनका आंसर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बात और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग 1 होता है। तो सत्य असत्य में भी आपको ये लाइन पूछी जा सकती है। तो जब हम आंसर निकालते हैं तो टोटल जो आंसर आएगा उसको आप जोड़ लीजिए। तो यदि उसका कुल मान 1 आता है तो समझ जाइए कि जो आपने सवाल किया है वो सही है। तो इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। आगे हम एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये हम आगे करेंगे। पहले हम अगली सांद्रता को देखते हैं। अगली सांद्रता है मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। परिभाषा इसमें दी गई है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन है, उसमें कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं, वही संख्या जो है मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जैसी इसकी परिभाषा है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो लिखा हुआ 1 लीटर और क्या है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। इसको हम मिलीलीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक उदाहरण भी दिया गया है। आगे हम उदाहरण को पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल जो सवाल हैं वो होते हैं। और अगली सांद्रता है मोललता, जिसे स्मॉल m से हम व्यक्त करते हैं। मोलरता में 1 लीटर विलायक 1 लीटर विलयन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक है, जबकि मोलरता में 1 लीटर विलयन है। मोललता का आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला है, विलेय के मोल विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। मोलरता में यहाँ पर विलयन का जो लीटर में आयतन था, जबकि यहाँ विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है। आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट कुछ लाइन्स दी गई है, वो भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत ppm मोल अंश मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कौन कौन सी इकाइयाँ जो विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ मोल ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो मोललता है, मोल अंश है, ppm है और द्रव्यमान प्रतिशत है। जबकि मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन जो होता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियों की परिभाषा को देखा है। अब हम नोट्स के द्वारा कुछ सवाल को देखते हैं और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, परिभाषा हम देख चुके हैं मोलरता की। इसकी इकाई आप याद रखना, मोल प्रति लीटर। मोलरता की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। तापमान बढ़ाने पर जो मोलरता है वो घटती है, क्योंकि आयतन बढ़ता है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आप देख सकते हैं इसमें
मोलरता, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। और मोल हम जानते हैं भार बटे अणुभार, पदार्थ का भार बटे अणुभार। इस प्रकार मोलरता का सूत्र बन सकता है विलेय का भार या विलेय भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। और इसको इस रूप में हम बता सकते हैं संकेत के रूप में। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विलायक को हम ए मानते हैं, कैपिटल ए, विलेय को कैपिटल बी मानते हैं, आयतन को बी के रूप में व्यक्त करते हैं और टोटल विलयन जो होगा वो टी के रूप में हम व्यक्त करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यदि लीटर से हम मिलीलीटर में इसको चेंज करें तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला मिलीलीटर में हो जाएगा। एम बराबर मोलरता है, डब्ल्यू बी विलेय का भार है, एम बी बराबर विलेय का अणुभार है और वी बराबर मिलीलीटर में आयतन है। तो इसी फॉर्मूले से आपके अधिकतर सवाल हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेते हैं, फिर आप किताब से भी एनसीईआरटी बुक से भी आप सवाल कर सकते हैं। यदि लीटर में दिया गया है, यदि विलयन की मात्रा तो आप लीटर में भी डायरेक्ट रख सकते हैं, और यदि मिलीलीटर में दिया गया है तो ये फॉर्मूला आप लगाकर डिवाइड कर मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सवाल देख सकते हैं यहाँ पर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, जो 500 ml विलयन में उपस्थित है। विलयन की हमको मोलरता ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न के अनुसार दिया गया है पहले आप उसे लिख लीजिए। विलेय की मात्रा कितनी है तो 40 ग्राम है। इसके अलावा विलयन का आयतन कितना है 500 मिलीलीटर है। विलेय का अणुभार हमें निकालना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार होता है वो 40 होता है, क्योंकि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिलाकर 40 ग्राम होगा। तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है विलेय की मात्रा और इसके बाद इसमें डिवाइड करके आप सीधे डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो मोलरता कितनी आएगी 2 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट करके डिवाइड करना है। केवल इसमें आपको अणुभार याद रखना होगा, तभी आप सवाल कर सकते हैं। आगे और सवाल आप देख सकते हैं। यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो विलेय की मात्रा 6 है, विलयन का आयतन 1000 ml है और विलेय का अणुभार यूरिया का कितना होता है तो 60 होता है। तो आप सीधे इसमें मान रखकर डिवाइड करके मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रश्न को समझना है, क्या क्या वैल्यू हमको दी गई है प्रश्न में और क्या हमको याद रखना है। इसी प्रकार 10% कैल्शियम कार्बोनेट जो W/V में है, ग्राम प्रति आयतन में है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की हमको मोलरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% का मतलब ये है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलेय की मात्रा 10 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है 100 मिलीलीटर, विलेय का अणुभार कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है और डिवाइड ही करना है, तो आंसर आएगा 1 मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं जल की मोलरता ज्ञात करें। तो जल जो होता है इसका घनत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति ml होता है या 1 किलोग्राम प्रति लीटर होता है। और जल का अणुभार हम जानते हैं कितना होता है तो 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें विलेय की मात्रा कितनी है 1000 ग्राम और विलयन का आयतन कितना है तो ये है 1000 ml, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जल का घनत्व क्या होता है। तो 1 ग्राम जो जल होता है वो 1 ml में उपस्थित होता है। तो इस आधार पर हम 1000 ml लेकर
यदि हम 1000 ml लेंगे तो ग्राम में भी कितनी मात्रा हो जाएगी, 1000 ग्राम हो जाएगी। चाहो तो यहाँ पर 1 लेंगे 1 ग्राम, तो यहाँ पर भी 1 ml हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 55.5 मोल प्रति लीटर। इकाई जरूर आप लिखिए। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार के ये प्रश्न हैं, आप प्रश्न को देख सकते हैं। 10% यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया है और विलयन का घनत्व दिया गया है 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी हमको मोलरता ज्ञात करना है। जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। 10 ग्राम ग्लूकोज है, किसमें है, 100 ग्राम विलयन में। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम क्या है, यहाँ पर विलयन है। तो पहले हम डेंसिटी के द्वारा हमको मोलरता ज्ञात करनी है, तो हमें V ज्ञात करना होगा पहले, क्योंकि यहाँ पर W/W है और हमको चाहिए V। मोलरता में आयतन ज्ञात करते हैं हम। तो आयतन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप आयतन के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे घनत्व का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व हमको दिया गया है 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ पर आप मान निकाल लेंगे V का, और V का मान कहाँ रखना है आपको, जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें आप पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 5/6 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर आप मोल लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। आगे हम देखते हैं, इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं। ये भी इजी सवाल है, आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम मोललता के भी कुछ सवाल देखते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद मोललता है, परिभाषा हम देख चुके हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। फॉर्मूला हम देख चुके हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, विलायक का भार आएगा जिसे हम किलोग्राम में बताते हैं, और यदि ग्राम में व्यक्त करना है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का। तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा ग्राम में। न्यूमेरिकल जैसे मोलरता के है वैसे ही इसके भी रहेंगे। तो ये आप निकाल सकते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज में 500 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो ग्लूकोज का हमें अनुभार ज्ञात होना चाहिए, कितना होता है, 180। वैल्यू पुट करके आप सीधे ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो इसी प्रकार के इनके सवाल हैं, जैसे मोलरता के हैं वैसे ही मोललता के हैं। तो आप इसी प्रकार के प्रतिशत वाले सवाल भी एनसीईआरटी बुक में हैं। तो आपको घनत्व दिया जाएगा, आयतन हमको ज्ञात करना होगा, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं घनत्व का, और आयतन निकाल कर हम दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है मोललता का उसमें आप रखकर आंसर निकाल सकते हैं, सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ ये प्रश्न दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें। मोलरता और मोललता में भी अंतर आता है, ये भी आप लिख सकते हैं। परिभाषा, इकाई और इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, तापमान का किस पर प्रभाव होता है। नॉर्मलता हमारे चैप्टर में नहीं है तो हम नॉर्मलता नहीं पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न के भी कुछ सवाल हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं कि मोल भिन्न किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं इसकी। सांद्रता की इस इकाई का उपयोग हम मिश्रण में उपस्थित घटकों की मात्रा ज्ञात करने में के लिए किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये हमें याद रखना है।
और इसके बाद फॉर्मूले हम देख चुके हैं। इसमें आप एक सवाल देखकर इसका उदाहरण देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार को आपको एग्जाम में मिल सकता है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 90 ग्राम जल में वो घोला गया है, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात करें। प्रत्येक घटक का अर्थ है विलेय का भी ज्ञात करना और विलायक का भी। तो इस साइड आप विलेय लिख लीजिए और एक साइड विलायक लिख लीजिए। जो जो दिया गया है उसे आप एक साथ लिखकर फिर फॉर्मूला पुट कर क्योंकि यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी गई है, पहले हमको इसे मोल में निकालना होगा, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोल प्रभाव है उसका फॉर्मूला क्या है, तो अवयव के मोल बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NOH की मात्रा 40 ग्राम दी गई है, अणुभार हमको ज्ञात करना है, तो वो हमें याद रखना होगा 40 होता है। और पहले हमको मोल ज्ञात करने हैं, तो भार बटे अणुभार, तो मोल आएगा 1। इसी प्रकार विलायक के भी हमको मोल ज्ञात करना है। जल का अणुभार होता है 18 और प्रश्न में दिया गया है 90, तो टोटल जो मोल होगा जल का वो 5 होगा और टोटल विलयन के जो मोल होगा 5 और 1 6 मोल हो जाएंगे। इस प्रकार आपको 6 मोल मिल जाएंगे। फिर NOH का मोल भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पहले, XNOH बराबर NOH के मोल बटे कुल मोल। तो NOH का मोल है 1 और कुल मोल है 6, तो आंसर आएगा NOH का 1/6। इसी प्रकार H2O का मोल भिन्न क्या आएगा, 5/6। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे या जोड़ोगे तो यहाँ पर दोनों का टोटल 1 आएगा। यदि 1 आता है तो इसका जो आंसर है वो सही है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल अंश है वो 1/6 है और H2O का 5/6 है। इसी प्रकार के सवाल इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप और भी सवालों की प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो NCERT का हो या आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ppm अंश प्रति मिलियन। तो इसकी परिभाषा आप जरूर लिखिए। किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को ppm या अंश प्रति मिलियन कहते हैं। तो 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय या विलायक के भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय के भागों की संख्या कहते हैं हम, तो उसे ppm कहा जाता है। इसका उपयोग हम देख चुके हैं कि जहाँ पर बहुत कम मात्रा होती है विलेय की, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके हम कुछ सवाल देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको इकाई परिवर्तित करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न है, किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलयन 1 किलोग्राम में उपस्थित है, विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत कम मात्रा दी गई है विलेय की और उसे घोला गया 1 किलोग्राम में। तो या तो हम इसे ग्राम से किलोग्राम में करें या इस किलोग्राम को ग्राम में करें, दोनों की इकाई सेम होगी तो आंसर हमारा सही होगा। तो WB विलेय की मात्रा दी गई है ये, और यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया गया है, तो इसे हम ग्राम में व्यक्त कर लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। फॉर्मूला आप पुट करेंगे, 3.5 × 10⁻³ बटे 10⁻6 इंटू 10⁻3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखना है, टोटल जो विलयन का जो द्रव्यमान है वो रखना है। तो टोटल कितना है, 1000 ग्राम है, या इसे हम 10⁻3 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और फॉर्मूले में हमें 10⁻6 दिया गया है, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप इसे ऊपर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3.5 आएगा। इस प्रकार आप प्रश्नों को कर सकते हैं ppm के। कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी NCERT के जो प्रश्न है वो लास्ट में हम करेंगे। तो आज हमने सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियां और कुछ सवाल को देखा है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।